हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। 27 जनवरी के शिफ्ट 2 के पेपर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कल हमने फर्स्ट सेशन में 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। 9th क्वेश्चन से अपनी स्क्रीन में आपको दे रहा हूँ, यहाँ से डिस्कशन आज स्टार्ट होगा। और जैसा कल किया था कि मैंने क्वेश्चन को एक लेवल तक सॉल्व करके आपको सॉल्व करने को दे दिया था, वैसे आज भी करेंगे ताकि हम ज्यादा डिस्कशन कर पाए। तो चलिए 8 तक कंप्लीट करने के बाद 9th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर दूं ताकि आप इसको क्लियरली पढ़ पाए। एक बार पढ़ने का मौका दूंगा, मतलब ये है क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़ लें इसको। क्या है क्वेश्चन, देखें। y इज अ सोल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x 2 से ग्रेटर है, एक एसोसिएटेड कंडीशन है। ठीक है, x को 4 रखने पर y का वैल्यू 3/2 है। ये जब y 4 इक्वल टू 3/2 लिखा हो तो समझ जाया करिए कि x का वैल्यू 4 रखने पर y 3/2 है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब y को डिफाइन किया शुरू में, तो गौर से देखें, लिखा है y एज ए फंक्शन ऑफ x। क्या लिखा? y इन ब्रैकेट इट इज x, मतलब x से रिलेटेड फंक्शन है। तो जब y 4 इक्वल टू 3/2 लिखा तो x को 4 रखने पर y 3/2 है। ये एसोसिएटेड इनिशियल कंडीशन कहता हूं मैं इसको। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सपोर्टिंग कंडीशन है। आपको बताना है कि अगर इस कर्व का स्लोप 0 नहीं है तो y 10 की वैल्यू कितनी। एक बार पढ़ लें और क्वेश्चन को, ये हाईलाइटेड है क्वेश्चन। y इक्वल टू yx is a solution curve of the differential equation given x is more than 2, y4 is 3/2 and the slope of the curve is never 0, then the value of y10 equals y10 का वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है। अब सुनिए कैसे करेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वहीं से शुरुआत करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। मैं सीधे जमा के लिख रहा हूं, एक लाइन बचेगी मेरी। y के टर्म को एक तरफ कर ले रहा हूं और x के टर्म को एक तरफ, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करूंगा। ध्यान दीजिए, तो ये बन जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। कुछ ऐसा फॉर्मेट ये बने। ये लाइन आप समझ गए होंगे। मैंने y स्क्वायर माइनस 3y dy को राइट साइड शिफ्ट करके माइनस से प्लस कर दिया बच्चों। उसके बाद y के टर्म एक तरफ, x के एक तरफ। इस मेथड को वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में जमा रहा हूं। मुझे एक लाइन और दीजिए। ये 3y को मैं लिख देता हूं 2 इंटू y इंटू 3/2। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 9/4 जोड़ के घटा देता हूं। और इस तरफ तो भाई साहब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यार, इसकी क्या तारीफ करें। ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लुक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेगा। लेफ्ट वाले को थोड़ा सा जमाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये जम चुका है, y माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल, ये माइनस साइन लगा है बीच में, ध्यान देते रहें। और इस तरफ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेटिंग करने के बाद ऐसा लुक हमें मिल रहा है लास्ट लाइन में। अब इसको गौर से आप देखिए, अगर इंटीग्रेट करूं मैं दोनों तरफ तो मुझे दोनों और फॉर्मूले मिल। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां पर लिख देता हूं। इंटीग्रेशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए विद। कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अब देखिए, एक बात समझ में आ गई, ये x इज मोर देन 2 जो बोला था, इसकी महिमा समझ में आ गई। देखो, मॉड लगाने वाली कहानी और इसको मैच करा लो। x 2 से बड़ा है बोल करके राइटर ने मॉड से बचने का रास्ता दिया। तो जो भी लिखा होता है सवाल में वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेड होता है, इसको समझे आप। अब ये क्या बन जाएगा समझिए, लेफ्ट बन जाएगा 1 अपॉन 2, a का रोल 3/2 प्ले कर रहा है। लेफ्ट पार्ट में a ये है बेटा, और आंसर बनेगा log x की जगह y माइनस 3/2। ये पूरा x का रोल प्ले, क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट में भी वही फॉर्मूला लगेगा और राइट में भी वही लगेगा। तो फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख देते हो, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो x का रोल ये प्ले कर रहा है, a का रोल 3/2 प्ले कर रहा है। तो क्या बनेगा देखिए, log y माइनस 3/2 माइनस 3/2 अपॉन y माइनस 3/2 प्लस 3/2। एक बार और बता देता हूं, जब आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो आता है लॉग के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। यहाँ x का रोल प्ले कर रहा है y माइनस 3/2 और a का रोल 3/2। तो y माइनस 3/2 माइनस 3/2, y माइनस 3/2 प्लस 3/2। और इस तरफ भी इसी तरह आ जाएगा 1 अपॉन 2, इनका a2 है, इंटू लॉग x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। कुछ इस तरह का फॉर्मेट इसका बनेगा। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये माइनस 3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये बन गया 1/3 ln y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 1/4 ln x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2।
x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब एक कंडीशन लगाते हो y4 का वैल्यू 3/2 है। गौर करें, y4 3/2 है। ये क्यों दिया है? क्योंकि एक टर्म और मुझे इसमें लिखना चाहिए, पहले मैं लिख लेता हूँ log c, बल्कि मुझे इंटीग्रेट जिस लाइन में किया था उसी लाइन से कांस्टेंट को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए था। जब हम इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाने के बाद एक कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट है तो चाहे मैं उसे c लिखूं या log c, बात है ये सब आप जानते हैं, आपने सीखा है ये सब। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को log के कंसेप्ट से रिजोल्व करके लिख दूं तो लेफ्ट तो बन जाएगा y माइनस 3 अपॉन y की पावर 1/3, ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1/4 इंटू c। मैंने क्या चेंजेस किए समझिए, ये 1/4 को मैंने इस टर्म की पावर पे भेज दिया, इस 1/4 को यहां से हटा के इसकी पावर पे ले आया मैं, और इस 1/3 को भी यहां से हटा के इसकी पावर पे ले आया, और फिर मैंने log m प्लस log n को log m इंटू n में कन्वर्ट कर दिया, और लेफ्ट वाले log और राइट वाले log को हटा के उनके अंदर के वैल्यूज को कंपेयर, ठीक है ना। तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी बीच में एक लाइन और होनी चाहिए थी जो मैंने लिखी नहीं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ उस लाइन को भी, एक सेकंड रुक जाइए। अगली लाइन होनी चाहिए थी, एक लाइन का मैंने जंप मारा था, इसकी पावर पे 1/3 आ जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर n को n log x लिखा जा सकता है। अगर log के अंदर x की पावर n लिखा है तो उसको आप n log x कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको 1/3 में भेजा और इस 1/4 को भी पावर पे भेज दीजिए, ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 टू द पावर 1/4 प्लस log c। और अब राइट साइड में log m प्लस log n बराबर log m इंटू n आ जाएगा, और लेफ्ट वाला पार्ट वैसे ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा, एक लाइन और देख ले, log y माइनस 3 अपॉन y टू द पावर 1/3 इज log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 टू द पावर 1/4 इंटू c। कौन सा कंसेप्ट लगा? log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, ठीक है। अब दोनों ओर के log एलिमिनेट अगर कर दिए जाए तब वो इक्वेशन आएगा जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब लिख देता हूँ y माइनस 3 अपॉन y होल पावर 1/3 इज x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 होल पावर 1/4 इंटू c, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन जो दी है उस पे आते हैं भैया। इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि y4 3/2 है, तो x को 4 लगा के y को 3/2 लगाइए ना, y को 3/2 और x को 4 लगाएंगे तो ये ऐसा होल पावर 1/3 इक्वल टू y, x की जगह 4 लगा के आ जाएगा 2/6 की पावर 1/4 इंटू c। और अब सॉल्व करके देखिए, लेफ्ट में 3/2 से 3 घटाया -3/2 और अपॉन 3/2, ये -1 और -1 की 1/3 पावर -1, लेफ्ट तो -1 आ गया भाइयों, और राइट आ गया 1/3 की पावर 1/4 c का वैल्यू आपके सामने, इट इज -3 टू द पावर 1/c निकाल दिया मैंने। c को मैं वापस रख देता हूं, तो मेरी इक्वेशन बन गई y माइनस 3 अपॉन y की पावर 1/3 इज x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 होल पावर 1/4 इंटू -3 टू द पावर 1/, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -3 की पावर 1/4 नहीं है, माइनस अलग से है और केवल 3 को 1/4 पावर देनी है। बिल्कुल अलार्मिंग रहिएगा, गलत मत सोचिएगा किसी भी लाइन को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। अब हमसे सवाल क्या करता है वो सुनिए, हमसे बोलता है y10 निकाल, तो खत्म हो गया सवाल भाई। y10 निकालना तो रख देता हूँ x की जगह 10 और पता लगा लेता हूँ y, तो y माइनस 3 अपॉन y टू द पावर 1/3, जैसे ही 10 रखूंगा 10 में से 2 गया 8, 10 में 2 जोड़ा 12 की पावर 1/4, और यहाँ है -3 टू द पावर 1/, ठीक है। अब 8 और 12 को हमें काट के 2/3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाइए, 2/3 की पावर 1/4 और बगल में -3 की पावर 1/, तो आप समझ सकते हैं बच्चों ये टर्म गया। अब ये हो गया -2 टू द पावर 1/, ऐसा है ना। अब ये वैल्यू किसकी आ गई है, y माइनस 3 अपॉन y की पावर 1/, इसके आगे मैं आप पे छोड़ता हूं। अब दोनों तरफ क्या कहिएगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, है ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स लिख देता हूं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। आपकी इक्वेशन अगली लाइन में क्या बन जाएगी, y माइनस 3 अपॉन y इज, माइनस का क्यूब तो साहब माइनस ही होगा, 2 की पावर 3/4। अब डिनोमिनेटर का y इस तरफ आप ले आइए, मैं यहां से इसको हटा देता हूं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की छोटी सी जिम्मेदारी आपको ही दे रहा हूं। अब इसको आप अरेंज करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपके इस सवाल का जवाब। आंसर में आप 8 देख रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 2 की पावर 3/4 लिखा है, इसको आप 2 के क्यूब की पावर 1/4 भी समझ सकते हो बच्चों, तो ये 8 की पावर 1/4 ही है। तो इसको आप जब मन करे 8 की पावर 1/4 लिख, उसके बाद y निकाल के मैच करा लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो इसकी कैटेगरी अगर बनाऊं तो भैया इसको मैं फर्स्ट राउंड का सवाल नहीं, सवाल ठीक है जिस बच्चे ने डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे
एस्पेक्ट सीखे, हर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर सकता है वो उसके लिए मामूली सा, लेकिन फर्स्ट राउंड के लायक नहीं है। सवाल समय लेगा, इसमें टाइम, तो फर्स्ट राउंड के लायक नहीं है, लेकिन इसकी कैटेगरी में बना देता हूं। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है और ये 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट, लेकिन फर्स्ट राउंड के लायक सवाल में इसको नहीं, ये बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेटिव तो है ही नहीं है। चलिए 9th क्वेश्चन को मैंने डिफाइन कर दिया, अब आप इसके बाद पूरा कर लें इसको। अगले में आइए 10th क्वेश्चन। इसके फॉन्ट तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, आप देखिए इसको पहले एक बार पूरा पढ़ लें। ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और आपको एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे टूट पड़ते हैं इस पे। अच्छा, इंटीग्रेशन के सवाल को जब आप देखते हैं, सिंपल वे क्या होता है सुनिए। सबसे पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर कोई फॉर्मूले से मिलता जुलता लुक है तो रिजॉल्व कर दीजिए, वहीं पर क्रैक, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते समय आप बेसिक चेंजेस करते हैं, फिर आता है सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का। सब्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट क्या है कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री जो कुछ लगाना हो लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को किसी भी तरह स्टैंडर्डाइज कीजिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब किसी न किसी फंडामेंटल फॉर्मूले से मैच करना चाहिए। जैसे इस सवाल को मैं सीधे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1/1 - 2a cos x + a स्क्वायर कोई फॉर्मूला है ही। इंटीग्रेशन के बारे में एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन ना तभी सॉल्व हो सकता है जब आप उसको फॉर्मूले जैसा बने। इंटीग्रेशन का हर सवाल केवल एक फॉर्मूला है, ये मैं जो बोला इस बात को मैं जस्टिफाई करता हूं। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या करेंगे जानते हैं, आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे, अलजेब्रा लगाएंगे, इसको तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक ये फॉर्मूला ना बने। और जैसे ये फॉर्मूला बनेगा फिर आप कह देंगे अरे ये तो उस फॉर्मूले जैसा मैच हो गया, आओ फॉर्मूला लगा। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन, कई बार बच्चे बोलते रहते सर इंटीग्रेशन बड़ा टफ होता है, तो एक्चुअली बच्चों इंटीग्रेशन टफ नहीं होता, इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है। इंटीग्रेशन केवल कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट है जिन्हें लगाया जाता है। कठिन होता है सब्स्टिट्यूशन और वो इंटरमीडिएट चेंजेस जो आपको करने, तो उन पे आप इंटीग्रेशन पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन थोड़े ना टफ है, आपको अलजेब्रा में दिक्कत है, आपको ट्रिगोनोमेट्री के सही फॉर्मूले को लगाना नहीं आता, इसका मतलब है ना। तो यहां पर भी वही करूंगा, पहले इसके लुक को बेसिक फॉर्मेट में कन्वर्ट, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए एक बार समझ लीजिए। मुझे लगता है ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा, तो सीधे मैं उसी रास्ते बढ़ता हूं जहां से मुझे दिख रहा है क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए। 0 से पाई तक dx अपॉन जो टर्म लिखा है उसमें 1 और a स्क्वायर को मैं अपनी तरफ से 2a नेगेटिव दे दे रहा हूं, उतना ही 2a में जोड़ भी ले रहा हूं और साथ में 2a cos x। ये लीजिए मेरी पहली लाइन ये हो। अब ये मैंने जो किया मैं बता दूं, मैंने 2a माइनस किया प्लस किया, बाकी देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो था वही है ना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, ये बन गया 0 to पाई dx अपॉन ये वाला पार्ट तो बन गया 1 - a का होल स्क्वायर, ठीक। 1 - a इसलिए लिखा क्योंकि पता था a 1 से छोटा है, तो 1 - a मतलब पॉजिटिव फॉर्मेट देने की कोशिश ऑर्डर में। अब 2a कॉमन लेके 1 - cos x, और cos x का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 और ब्रैकेट खोल के माइनस का प्लस। ये क्या क्या किया समझ लीजिए, 2a कॉमन लेने के बाद ये 1 - cos x बना होगा, तो मैंने cos x की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 लगाया। cos x के पास इतने फॉर्मूले हैं कि वो जब जो चाहे यूज कर सकता है और 1 को कैंसिल कर सकता है। वही यहाँ पर भी किया cos ने, ये देखिए 1 कट। और अब अगली लाइन में सवाल का सुंदर फॉर्मेट देखिए, dx अपॉन 1 - a का होल स्क्वायर प्लस 4a साइन स्क्वायर x/, ऐसा बन गया। देखिए इसका लुक ऐसा दिखने लगा। और अब मैं एक काम करने वाला हूँ, cos स्क्वायर x/2 से ना ऊपर नीचे डिवाइड कर। इसके बाद की लाइन पर जरा आप अटेंशन रखें, ऊपर आ गया sec स्क्वायर x/2 और ये टर्म हो गया 1 - a का होल स्क्वायर sec स्क्वायर x/2 और ये बन गया 4a tan स्क्वायर। मैंने क्या किया समझिए, मैंने cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर तो cos स्क्वायर x/2 डिवाइड होने पर sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। जो डिनोमिनेटर वाला cos स्क्वायर था, इसके नीचे का cos स्क्वायर sec बन गया और sin के नीचे का जो cos स्क्वायर था उसको tan बन। अब ये लुक जो है आप समझ गए होंगे, tan को t मानते ही sec स्क्वायर dt, यानी मेरे पास t मानने सब्स्टिट्यूशन करने का भी प्लान है और बलि का बकरा भी है जिसको मैं dt बना के उड़ाऊंगा, सब कुछ मेरे पास तैयार, ठीक। अब बस एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर x/2 उसको भी 10 में बदल देते। डिनोमिनेटर में पूरे 10 बनाओ, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर को रखो, काम आएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 0 to पाई sec स्क्वायर x/2 dx बट्टे 1 - a का स्क्वायर और साथ में 1 - a का स्क्वायर के साथ 4a tan स्क्वायर x/2। इस स्टेप पे जरा अपना फोकस रखिए, मैंने एक लाइन बीच में जंप मार दी, गौर करें। ये जो sec स्क्वायर x/2 था इसको मैंने अपने मन में 1 + tan स्क्वायर x/2 सोचा। अब 1 + tan स्क्वायर x/2 में 1 - a का स्क्वायर जो बाहर है वो 1 को भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, है ना। तो 1 - a का होल स्क्वायर 1 के साथ मिलके तो ये बन, और 1 - a का स्क्वायर जब tan स्क्वायर x/2 को मिला तो वो टर्म और ये टर्म कंबाइन हो गया। ऐसे इतना कर दिया मैंने चीज, मतलब कुल मिला के डिनोमिनेटर के sec स्क्वायर x/2 को 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख करके मैंने 10 के टर्म अलग कर लिए, कांस्टेंट ये है कहां। और अब इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फिर एक नई चीज जम गई। अगर मैं 1 - a के होल स्क्वायर को ओपन करूं तो ये बनेगा 1 + a का स्क्वायर -2a
और बगल में लिखा है +4a, तो -2a + 4a सॉल्व करके +2a आ जाएंगे, ये 1 + a का होल स्क्वायर। अगली लाइन के दर्शन कर लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ। अगली लाइन कुछ ऐसी दिखेगी बच्चों, ये ऊपर है sec² x/2 dx अपॉन 1 - a का स्क्वायर प्लस 1 + a का स्क्वायर tan² x/, ऐसा फॉर्मेट। जब अब 1 + a का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर के दोनों टर्म से, तो एक अंतिम लाइन और देख लीजिए, 1 + a का होल स्क्वायर गया कॉमन और अंदर बचेगा sec² x/2 dx बटे 1 - a अपॉन 1 + a का होल स्क्वायर प्लस tan² x। ये खत्म हो गया सवाल। इसके बाद आप लोग करें, क्योंकि 1 - a अपॉन 1 + a कांस्टेंट है, बस आपको tan x/2 को t मानना है। बस अब tan x/2 को t माना तो sec² x/2 इंटू 1/2 dx बराबर dt बना। ये 1/2 का 2 इधर भेज दो dt के साथ, तो sec² x/2 dx बराबर बन गया 2d। ये पूरा 2dt बन और इसे आपने t मान लिया। इसके बाद क्या बचा है क्या नहीं बचा सब आप जानते हैं, खत्म कर दीजिए सवाल। लिमिट भी बदल जाएंगी, क्योंकि जब x की जगह 0 लगाएंगे आप लोअर लिमिट, तो tan 0 0 होता है, तो अब लोअर लिमिट 0 आएगी, और जब पाई लगाएंगे तो tan π/2 tan 90 इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी है ना। और सवाल बदल के ऊपर हो जाएगा 2dt और नीचे इस टर्म को थोड़ी देर के लिए k कह लीजिए, सिंप्लिसिटी के लिए k कह लीजिए या कैपिटल A कह लीजिए, जो आपको मन भा जाए ऐसा। अब आप ये यार स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। क्या फॉर्मूला होता है वो भी दिखा दूं क्या? इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx बरोबर होता है 1/a tan 1 x/। फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, लिमिट लगाइए, सीधे सीधे आंसर मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो बस एक लाइन पहले छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अब खत्म हो है ना, 2 को बाहर ले जाना है आपने, और a² प्लस t² को 1/a tan 1 t/a, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। वो भी लिख दूं क्या? 1/1 + a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 तो है ही, और साथ में बनेगा 1/a tan 1 t/a, और t की जगह आपको एक बार लगाना है 0, एक बार आगे आप कर लें इसको, और इसको सॉल्व करके a का वैल्यू लगाना न भूलें। a मैंने इस टर्म को पूरे क्वेश्चन में a माना गया है कि इसको 1 - a अपॉन 1, ठीक। तो एक लाइन पहले छोड़ रहा हूं, आप खुद कर ले इसको। एक चीज जो समझानी वो समझिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या था मैं एक बार वो समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आपने इस सवाल को कन्वर्ट करके ऐसा बनाया, ये इंटीग्रेशन थोड़े ना, ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री लगा लगा के भैया आपने इसकी दशा सुधारी, फिर आपने sec² x/2 बनाने के लिए cos² से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड प्लानिंग है, इसमें इंटीग्रेशन का क्या हाथ। इंटीग्रेशन कठिन है नहीं बोलना चाहिए। sec² x/2 बनाया आपने, ये सब आपने सेट किया, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पे उतर आए, आपने sec² को 1 + tan² लिखा, जमाते रहे, अंत में आप यहाँ तक आ गए। यहाँ आके आपने tan x/2 को t माना और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इस सवाल को ऐसा बनाया। अभी भी आपने इंटीग्रेट कुछ नहीं, और जब आपको ये लुक ऐसा दिखाई दे गया, तब आपने कहा सर अरे ये तो फॉर्मूला आ गया। तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन अपने आप में कुछ होता ही नहीं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन के जितने भी सवाल आपने किए हैं, एक बार गौर करिएगा, इंटीग्रेशन केवल एक फॉर्मूला होता है जो हम सवाल की अंतिम लाइन से एक लाइन पहले लगाते हैं, बस। बाकी आप अलजेब्रा करते रहते हो, सब्स्टिट्यूशन करते रहते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगाते रहते हो, डिफरेंशिएशन करते रहते हो। इंटीग्रेशन केवल एक बार करते हो, सवाल खत्म होने वाली लाइन से एक लाइन पिछली लाइन पे, बस। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं होता है, यानी जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है ना, वो सब्स्टिट्यूट करने की प्लानिंग सही नहीं कर, उनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहां क्या इंप्लीमेंट करते इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन, इन चीजों में दिक्कत, ठीक है ना। या डिफरेंशिएशन में वो जज नहीं कर पाते कि किस पार्ट को टी मान के किसको dt बनाया जा सकता है। इंटीग्रेशन अपने आप में पूरा डिपेंडेंट मेथड, ठीक। तो इसके बाद आप इसको पूरा करेंगे। इसको भी मैं अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन में नहीं गिन रहा हूं, और इसकी कैटेगरी यहां पर लिख देता हूं। ये इंटीग्रेशन का सवाल है भैया 12th क्लास, ठीक है ना, और फर्स्ट राउंड के लायक नहीं है। इसको मैं बड़े सवालों में गिनूंगा, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। चलिए 11वें में आ जाइए। 11th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, एक बार देख लीजिए आप इसको अच्छे से। इतना ही बड़ा, लंबी इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए पहले एक बार अच्छे से। वैसे इतना बड़ा सवाल जिसको पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाए, इसको मैं फर्स्ट राउंड में आमतौर पर गिनता ही नहीं। फर्स्ट राउंड में करने लायक सवाल मैं उनको मानता हूँ जिनको ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े, बस एक लाइन में लिखे और डायरेक्ट माइंड में आ जाए कि यार ये। फिजिक्स में भी ऐसे सवाल होते हैं जिनमें चित्र बने रहते हैं, पुली प्रॉब्लम्स, बस कहीं पर इकोनॉमी लिखा था, एक्सेलरेशन निकालिए, बस बात खत्म, चित्र देख के ही सब समझ में आ जाता है क्या कर। ऐसे सवाल पहले उठाए जा सकते हैं, पहले समय बचा के ना। तो 11th में आइए, एक बार इसको पढ़ते हैं। अभी तो डिस्कशन चल रहा है, इसलिए जैसा भी हो, लंबा हो चौड़ा हो, करना ही है। लेट E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइप, ठीक है, ये तो बिल्कुल फ्लैट बात कही है, और E1 की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक हो गया। E2 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स,
E2 को भी हम निकाल लेंगे, लेकिन जो भी निकालेंगे AB के टर्म में आएगा। ठीक हो गया, यानी AB के बीच में एक रिलेशन AB E2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। A इज ग्रेटर देन B व्हिच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ हाइपर। एक बार फिर पढ़ेंगे क्या लिखा है इसने। लेट E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E2 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स व्हिच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ। अच्छा, जो एलिप्स है वो हाइपरबोला के फोकस से पास हो रहा है, तो हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके मुझे एक इक्वेशन और मिल जाएगी। दूसरा हिंट मिल गया। पहला हिंट मिला कि मैं ए, बी और ई को कनेक्ट कर पाऊंगा। दूसरा हिंट मिल गया कि अगर मुझे हाइपरबोला का फोकस मिल जाए तो मैं उससे इलिप्स को सेटिस्फाई करा दूंगा। याद करते रहिएगा, 2 स्टेप मिल चुके। E1 E2 का प्रोडक्ट 1 है भाई साहब, ये तीसरा स्टेप। तीन चीजें मिल गई और अननोन भी 3 ही। सवाल खत्म। अगर काउंटिंग के हिसाब से बात करूं तो 3 सुविधाएं चाहिए थी, क्योंकि अननोन 3 गिवन। अब ये सवाल बिल्कुल इजी फॉर्मेट में हो जाएगा। लास्ट लाइन लिखिए, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2 से पास होने वाली आपको जो कॉर्ड है उसकी लेंथ। सबसे पहले जो बोला है ना, फटाफट मैं 3 बातें बताता हूं। पहले E1 जो है इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है। सबसे पहले हाइपरबोला के लिए लगाते हैं। हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर का वैल्यू है 9, ए स्क्वायर 16, ई स्क्वायर माइनस 1। E1 लिखिए, E का वैल्यू E1 दिया है, तो 9/16 प्लस 1 बराबर E1 स्क्वायर, यानी 25 का √5/4। लीजिए साहब, एक काम, हमको E1 का वैल्यू पता, ठीक है। अब E1 पता लग गया अगर, तो बिल्कुल खत्म ही हो गया सवाल। अब तो मुझे फोकस भी पता लग गया यार, फोकस ही पता लग गया, क्योंकि लिखा था कि मेरा जो इलिप्स है पासेस थ्रू द फोकस ऑफ हाइपर। तो हाइपरबोला का फोकस कितना होता है बताएं जरा आप लोग। हाइपरबोला का फोकस होता है AE0 प्लस माइनस AE0। तो A का वैल्यू हाइपरबोला का कितना है, 16 का √4, और E का वैल्यू आ गया 5/4, 0। तो ये आ गया प्लस माइनस 5, भैया ये फोकस है। और क्या बोला इन्होंने इस लाइन पर, बार बार नजर रखिए, इलिप्स पासेस थ्रू द फोकस ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स हाइपरबोला के फोकस से पास होता है, तो सेटिस्फाई करेगा फिर तो तू उसको। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मैं इलिप्स में रख के इलिप्स को सेटिस्फाई करा के देखता हूं। देखते हैं सेटिस्फाई करा के क्या मिलता है। तो x की जगह रख देता हूं 5 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और y की जगह 0, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है फोकस के, मतलब किसका फोकस, हाइपरबोला का जो फोकस है उसको इलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। लिखा है सवाल कि हाइपरबोला का फोकस जो है वो इलिप्स से पास होने, व्हिच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ हाइपर, ठीक है ना। तो 5 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। बीच में माइनस लगाइए, सॉरी नहीं, अच्छा इलिप्स पे लगा रहे हैं, प्लस ही लगाइए। तो a का वैल्यू आ गया बड़े आराम से, तो टूटता जा रहा है। E1 भी आ गया, A भी आ गया, अब केवल B बचे। और अंतिम बात इसने बोली है, अच्छा E2 भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आ गई। अब एक चीज ये बोली है कि E1 E2 का प्रोडक्ट 1 है, इसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं अभी तक। तो E2 का वैल्यू E1 का रेसिप्रोकल हो गया, तो वो हो गया 4/5। ये लो, E2 भी हमारे हाथ लग गया, है ना। और अंतिम रिलेशन ये बोला है कि E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बच्चों, तो B स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है A स्क्वायर 1 माइनस E2 का स्क्वायर। ये इलिप्स के लिए आप लोग जानते हैं कि इलिप्स का रिलेशन क्या होता है। E के लिए B स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। A स्क्वायर 5 × 5 25, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी 4/5 आ, और इसको सॉल्व करें तो ये 9 आ गया B स्क्वायर। समझ गए होंगे, 5 का स्क्वायर 25 से 25 कट गया, और 25 में 16 गया 9, B बराबर 3। सब आ गया यार, A B E सब। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपसे कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0। अब लास्ट लाइन के लिए मैं पहले यहाँ पर एक हल्का सा चित्र बना लेता हूँ, फिर सारी इसको हटाइए, एक बार फिर बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और क्या कह रहा है राइटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पासिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। 0,2 से पास होने वाला कॉर्ड निकालना है। तो एक कॉर्ड बना लेता हूँ पहले मैं इसके पैरेलल, ये लो माना ये, ठीक है। अब आपसे बोला कि आपका जो कॉर्ड है वो 0,2 से पास, कॉर्ड 0,2 से पास हो रहा है। तो अगर ये कॉर्ड 0,2 से पास हो रहा है बच्चों, तो कहीं भी इसमें 0,2 पॉइंट होगा। अच्छा 0,2 बोला, इस जगह पे थोड़ी होगा, एक सेकंड रुकिए। 0,2 तो यहाँ पर होगा, ये मिट क्यों जा रहा है, हाँ ये होगा 0,2, ठीक है ना। तो एक बार फिर सुन ले, ये कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। तो 0,2 यानी इस पॉइंट से पास होने वाला कॉर्ड चाहिए। तो क्लियर सी बात है, इस कॉर्ड से पास अगर वो हो रहा है तो ये हाइट पक्का 2 होगी, और ये 2 होगी मेरे बच्चों। तो इस कॉर्नर का भी जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 2 होगा, x के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे इस कॉर्नर का भी x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, लेकिन y 2 होगा, ये पक्की बात। और ये पक्की बात है कि जब x निकल जाएगा तो हमको कॉर्नर ही पता लग जाएंगे। आइए निकालते हैं, क्योंकि ये x,2 पॉइंट जो है ये इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। आओ इसको इलिप्स को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो अगर मैं x,2 पे को इलिप्स पे रख दूं तो इलिप्स क्या इक्वेशन देगा, देखो इलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए मत लिखो, अब तो ए की वैल्यू पता लग गई। एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना आया था, मैं भूल गया, कहाँ था ए आ गया था क्या, ए आया था 5। एक्स स्क्वायर बटे 5 × 5 = 25, और वाई स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, बी आ गया था 9।
बी स्क्वायर 9 आ गया था बराबर 1। और इसमें अगर x, 2 से इसको सेटिस्फाई कराऊं तो बन जाएगा x स्क्वायर बाय 25 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर बाय 25 बराबर 1 माइनस 4 बाय 9 5 बाय 9। तो ये x का वैल्यू आ गया आपका 125 अपॉन 9 अंडर रूट। देखो प्लस माइनस दो आंसर आने भी चाहिए, क्योंकि ये कॉर्नर अगर प्लस x, 2 होगा तो ये माइनस x, 2 वैल्यू देगा। तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 125/9। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके लिखूंगा 5/3 रूट। ठीक है ना बच्चों? तो इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हो गए 5√5/3, 2 और इसके पड़ोसी के कोऑर्डिनेट हो गए इस वाले के -5√5/3, 2। अब इन दोनों के बीच की दूरी खुद ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे और सही आंसर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी क्योंकि स्टेप्स ज्यादा थे इसलिए फर्स्ट राउंड में नहीं गिनूंगा, लेकिन क्वेश्चन करने लायक, क्वेश्चन कठिन नहीं है। इलिप्स का 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, और इलिप्स में भी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगा के निकलने वाला सवाल नहीं है ना? प्रॉपर्टी लगाने वाला सवाल नहीं है, रैंडम सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट बनाया जा सकता है। हालांकि स्टेप्स ज्यादा थे इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी मैं फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन नहीं मान रहा हूँ। ठीक है ना? इसको फर्स्ट राउंड में नहीं गिनेंगे और इलिप्स के से उठाया गया 11th स्टैंडर्ड से। ठीक है ना? चलिए अगले में आते हैं 11th के बाद 12th क्वेश्चन। एक बार पढ़ लें पहले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन एक बार देखें। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल बी दीज 3 रिस्पेक्ट। क्या है कंडीशन, एक बार मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ। देखें आप, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी नेमिंग कर दे रहा हूँ। जो जो बोली है कंडीशन उन सबको अप्लाई कर देते हैं। इस पे पहले देख लेते हैं, एक बार सवाल पढ़ लें आप पहले अच्छे से एक बार। ये है क्वेश्चन आपका। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। तीनों वर्टिसेस दिए हैं। L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑन द साइड ए बी बी सी एंड सी। ठीक, अब ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी के कॉर्नर्स आप देख लीजिए ताकि ट्रायंगल का नेचर पता लग जाए। ए कॉर्नर क्या है देख लें एक बार, ये है 2i प्लस 2j प्लस k। बी कॉर्नर है i प्लस 2j प्लस 2k और सी कॉर्नर है 2i प्लस j प्लस 2k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये तीनों कॉर्नर पता है तो मुझे ये साइड वेक्टर भी पता लग जाएंगे। हमको पता है कि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो, 2 पॉइंट के वेक्टर अगर पता हो तो उनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उस वेक्टर को। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा b माइनस ए करके आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई प्लस के। ऐसे ही जो बी सी वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखें वो आ जाएगा i माइनस जे, और जो सी ए वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका j माइनस। ठीक है ना? तीनों वेक्टर आ गए। एबीसी ट्रायंगल का एक वेक्टर आ गया माइनस आई प्लस के, एक आ गया i माइनस जे, एक आ गया j माइनस। तीनों वेक्टर मिल गए। अच्छा, अब इन तीनों वेक्टर के जो वेक्टर नोटेशंस आए एक बार उनको गौर से देखें। ये है माइनस आई प्लस के, ये है आई माइनस जे, ये है जे माइनस। अगर आप इनका मॉड्यूलस करते हैं, अगर आप इनका मॉड्यूलस वैल्यू निकालते हैं तो ये सब रूट। इसका क्लियर मतलब है कि जिस ट्रायंगल की बात चल रही है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना? अब सुने, let the position vector of the vertices ABC of the triangle are these 3. Let L1 L2 L3 be the length of perpendicular drawn from ortho center of the triangle on these 3. अब एक बात समझने की है यहाँ पर कि क्वेश्चन में बात तो ऑर्थो सेंटर की, लेकिन जिस ट्रायंगल को यहाँ पर दिखाया गया है ना, जिस ट्रायंगल को यहाँ पर दिखाया गया उस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब खुद सोचो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि क्या ऑर्थो सेंटर, क्या सेंट्रोइड, क्या सर्कम सेंटर सब सेम ही होंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ऑर्थो सेंटर को प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्थो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा, वही सेंट्रोइड भी होगा, सारे सेंटर का रोल वही। आप ये बात समझें कि जब आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड चारों एक ही पॉइंट पे आए। ठीक है ना? तो ये तीनों एबीसी के वेक्टर्स दिए हुए थे, मैंने तीनों साइड्स के वेक्टर निकाले, तीनों बराबर लेंथ के आए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अब मैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड सबको एक ही मान के चल रहा हूं। क्या कहा है देखिए, L1 L2 L3 भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑन द साइड। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है तो इन 3 लेंथ को L1 L2 L3, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये तीनों लेंथ है L1 L2 L। L1 किसको बोला है, इस वाले को। L2 बोला है साइड BC के ऊपर और L3 इसको। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है सिमेट्री से कि L1 L2 L3 तीनों आपस में बराबर है। सरल क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तीनों लेंथ आपस में बराबर है। अब बहुत इजीली कैसे कर सकते हो, साइड की लेंथ √2 पता है, तो ये जो मिडिल पॉइंट है इसको D नाम देके एक बार इस ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं। इस पे समझिए CDB बनाए। ठीक है? ये जो CB है ये √2 है, ये √2 है, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, देखिए मॉड्यूलस। और ये जो बेस का आधा है, ये √2 का आधा है ना, 1/√2 हो जाएगा। √2 का जो हाफ होता है 1/√2 होता है। पाइथागोरस लगा के आप CD निकाल ली तो कितना आ जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस 1/√2। हाइपोटेनियस स्क्वायर से बेस स्क्वायर माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 3/2, यानी CD बराबर आ जाएगा √3/2। तो ये जो परपेंडिकुलर आ गया ये आ गया √3 अपॉन √। ठीक है ना? अब ये आ गया √3 अपॉन √2, यानी
मुझे ये लेंथ पता लग गई √3 और आप ये जानते हैं, आप ऑर्थो सेंटर के बारे में नहीं जानते लेकिन सेंट्रोइड के बारे में आप जानते हैं कि इस लेंथ का 1/3 पार्ट होता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर इत्तेफाक क्या है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या ऑर्थो सेंटर, क्या सरकम सेंटर, क्या सेंट्रोइड, क्या इन सेंटर, सब एक ही जगह पे है। तो इसीलिए अगर ये सेंट्रोइड भी है तो जो इसकी लंबाई आई है उसका 1/3 ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो जो मैं L1 L2 L3 के नाम से जिनको जान रहा हूं वो हो जाएंगे 1/3 ऑफ दिस CD, यानी 1/3 ऑफ √3/√2। और इसको सॉल्व करें तो 1/√6 आ जाए। इसके बाद आप खुद करिए, L1 L2 L3 तीनों 1/√6 आ गए हैं और आपको इस समेशन को कैलकुलेट करने को बोला। वैल्यू रखिए L1 L2 L3 की और इस आंसर को निकाल सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में आइए। ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12th के बाद इसको भी एक बार कैलकुलेशन में ले लेते हैं। ये इतना आसान है कि इसको फर्स्ट राउंड में किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में बिल्कुल प्रीलिम राउंड में विद इन मिनट कर सकते, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स थे उसको समझे। तीनों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दिए थे, आप बहुत तेजी से बिना लिखे भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पर तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए इतना लिखता हूँ, बट एक स्टूडेंट अगर सेल्फ के लिए कर रहा है तो इन दोनों के बीच का वेक्टर, इन दोनों के बीच का वेक्टर और फर्स्ट और लास्ट के बीच का वेक्टर वो ओरली निकाल सकता है, यानी ओरली पता लग जाता कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ तक तो आपके कुछ सेकंडों में ही काम हो जाता। देन अगर इक्विलेटरल था तो फिर आप ये समझ सकते थे कि मीडियन निकालना एक प्रकार से ऑर्थो सेंटर से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर को निकालने जैसा ही हो जाता। तो मैंने वही किया, मीडियन निकाला और उसका 1/3 ले लिया। तो दोनों स्टेप सिंपल थे, इसलिए इसको फर्स्ट राउंड का सवाल गिना जाएगा। और इसको अगर हम कैटेगरी दें तो ये वेक्टर का क्वेश्चन माना जाएगा 12th क्लास, ठीक है ना। तो वेक्टर का क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है और फर्स्ट राउंड के लायक कंसिडरेबल क्वेश्चन, इसे फर्स्ट राउंड में पिक किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th कंप्लीट हुआ, 13th क्वेश्चन आपके सामने। और बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जा रही है लगातार। यहाँ से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन से, लेंथी क्वेश्चन को पढ़ने में भी बहुत टाइम खर्च होता है, तो फर्स्ट राउंड में ऐसे सवाल उठाना डिफिकल्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर बहुत सिंपल है, आपको लगता है कि आप कर लेंगे विद इन मिनट, तो उठाना चाहिए। एक बार पढ़िए पहले पूरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम 0 to 2r। मतलब इनपुट में डोमेन में 0 से 2 तक के नंबर हैं, रियल नंबर, और को डोमेन में सारे रियल नंबर हैं। और फंक्शन का डेफिनेशन है fx इक्वल टू x/2 + 2y, ठीक है। फिर एक gx फंक्शन डिफाइन किया है जिसको इस तरह से लिखा है कि आपको ft की जो मिनिमम वैल्यू है उसे gx मानना है। अब बात उठती है कि सर t क्या है, तो t इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड x। और ये बात कब एप्लीकेबल है, जब x 0 से 1 के बीच, ठीक। और जब x 1 से 2 के बीच में है तो gx की वैल्यू ये होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन को आपने ऐसे डिफाइन किया है हमारे लिए कि उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। आपने क्या बोला, गौर से सुनिए। सबसे पहले आपने बोला कि हम अपने फंक्शन f को ऐसे डिफाइन करेंगे कि उसमें इनपुट 0 से 2 तक होगा, माने डोमेन आपका 0 to 2 है। अब आपने क्या किया, f को इस्तेमाल करके एक नया फंक्शन gx आपने बनाया, और gx को बनाते वक्त आपने f के डोमेन के बेस पे उसको बनाया। कैसे, f डिफाइन था 0 2 से r, तो आपने क्या किया, 0 से 1 तक इस फंक्शन को जनरेट किया f की मदद से, और 1 से 2 के बीच में आपने ये फंक्शन, और इन दोनों की हेल्प से आपने एक नया फंक्शन क्रिएट किया और आपने सवाल gx पे पुट किया, ठीक है। अच्छा सवाल गिन सकते हैं इसको, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करके लगाना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए बच्चों, जो डाउट है लिखो। हाँ, तो कंसीडर फंक्शन f 0 2 to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस एंड द फंक्शन gx डिफाइंड बाय gx इक्वल टू दिस। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, करना क्या, ऑप्शंस एक बार चेक जरूर कर ले। g इज नीदर कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, g इज नॉट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यस। यानी क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं रफली आपको समझा दूं कि एक फंक्शन g डिफाइन किया गया है और उस फंक्शन g को f की हेल्प से डिफाइन, f को क्लियरली आपके सामने रखा गया है। तो पूरा आप अपना सवाल सॉल्व f पे करेंगे और f की मदद से आपको फिर g क्रिएट, और लास्ट में सवाल पूछा g का नेचर, g कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सवाल ऐसे, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में समझिए, और ऐसा सवाल कैसे पिक किया जाता है वो भी समझाता हूं, ध्यान से देखना। कंसीडर द फंक्शन f 0 2 to r, 0 से 2 तक आपने f को डिफाइन किया है, उसमें से आधे इंटरवल तक आपने ऐसे फंक्शन को जनरेट किया और आधे इंटरवल तक, तब जाके आपका gx, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले देखो ये जो fx फंक्शन है इसका नेचर पहले निकालते हैं 0 से 2 की रेंज में क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अब इस पे फोकस करना जरा, क्योंकि ऐसा सवाल अगर आया है एक बार तो फिर अप्रैल के राउंड में फिर आने की उम्मीद की जाए। तो जो सवाल बन चुके हैं, एक बार क्रिएट हो चुके हैं, उन पर जरूर वर्क करना चाहिए उन बच्चों को जो अप्रैल में फिर से इस परीक्षा में, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों पर काम जरूर करते रहें। देखिए आपको fx जो दिया है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो f डैश x कितना आ जाएगा, पहले इस पे आइए। x का 1/2 और 2x की पावर -1 का -1/x²। डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया और अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये बन जाएगा 1/2 -2/x², ठीक।
अच्छा, एफ डैश एक्स निकालने के बाद मैं इसको जीरो से कंपेयर कर रहा हूं। कब करते हैं जीरो से कंपेयर? ये जानने के लिए कि कहां पर इसका टेंजेंट का स्लोप जी, तो मुझे पता लगा भाई साहब कि +-2 पे ऐसा हो रहा है। ठीक, अब मैक्सिमम मिनिमा जानने के लिए मैंने इस एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया तो डबल डैश एक्स निकल गया। कितना आएगा देखो, 1/2 खत्म हो जाएगा, -2 एक्स की पावर -2 का -2 अपॉन एक्स की पावर 3 यानी आ जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब। और अब बिल्कुल क्लियर है, अगर मैं -2 लगाता हूं एक्स की जगह तो ये नेगेटिव आएगा, +2 में पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्लियरली समझिए, आपके डोमेन में -2 लगाना अलाउड नहीं, आप 0 से 2 के बीच में ही बस काम कर रहे हैं। तो ये हमको क्लियर समझ में आ गया कि 2 लगाने पर ये पॉजिटिव डबल डैश देगा, यानी 2 पॉइंट पर ये फंक्शन अपना मिनिमा देगा। पहले ये कहानी समझ लीजिए कि जो फंक्शन आपके मुंह के सामने परोसा गया है वो इस तरह से क्रिएट किया गया है कि जब आप इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये फंक्शन अपना मिनिमा देगा, और आपको इस फंक्शन में 0 से 2 के बाहर नहीं जाना। आपका डोमेन 0 से 2 तक है, और ये बिल्कुल हम समझ चुके हैं कि 2 पर ये मिनिमा देगा। कैसे पता लगा? हमने एफ एक्स को डैश किया, एफ डैश एक्स निकाला, जीरो से कंपेयर किया, पता लगाया कि मामला प्लस और -2 के बीच में चल रहा है। माइनस रखने पर ये नेगेटिव देगा, माने -2 पे मैक्सिमा देना चाहता है, और +2 रखने पर ये पॉजिटिव आउटकम दे रहा है डबल डैश। और हम जानते हैं कि जब डबल डैश पॉजिटिव आता तो मिनिमा का केस, यानी 2 पर ये अपना मिनिमा देगा। फंक्शन का नेचर समझ में आया? अगर 2 पे अपना मिनिमा देगा तो आइए 0 से 2 के बीच में एक रफ आंकलन करते हैं कि कैसा पिक्चर दे सकते। एक ग्राफ ही बना दूं क्या आपके लिए? एक ग्राफ से समझिए कैसा पिक्चर देगा 0 से 2 के बीच में। देख लेते हैं, एफ के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं एफ का चित्र बना। तो 0 रखने पर तो भाई साहब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको अच्छे से देखें। हालांकि 0 रखना नहीं है, चिंता मत करो, 0 ओपन इंटरवल है, लेकिन 0 जैसे छोटे नंबर रखने पर ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ये समझ में आता कि 0 पर ये फंक्शन इनफाइनाइट लाइक ऐसे कुछ गिरेगा, इस तरह, है ना। और जब आप इसमें x की जगह 2 लगाओगे तो 2/2 1, 2/2 1, यानी 1 1 2, तब ये 2। कहने का मतलब है फंक्शन लगातार गिरते गिरते जब आप x की जगह 2 लगाओगे तो ये y की वैल्यू भी 2। ऐसा नेचर है f(x) का। जो इसके डेरिवेटिव से समझ में आया वो ये कि ये फंक्शन जो आपके सामने लिखा है ये 0 से 2 की रेंज में मेरे बच्चों लगातार गिरता जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन ने एक्सेप्ट किया है कि 2 इसका मिनिमा है। तो 0 से 2 तक ये लगातार गिर रहा है। ये बात खोपड़ी में रखना आपने कि 0 से 2 तक गिरता ही जा रहा है। अब gx को कैसे डेवलप किया गया उस पे आई। राइटर ने बोला 0 से 1 के बीच में जब आप x की वैल्यू लगाओगे तो gx का वैल्यू जो होगा वो ft की मिनिमम वैल्यू उठाएगा। अब बात उठती t क्या है, तो 0 से x के बीच में t कुछ भी हो। अब एक बार समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे एक पल के लिए आप सोचो कि आपने t का वैल्यू लगा दिया 0.5। ध्यान से सुनना, t का वैल्यू आपने 0.5 लगा, तो जब आप t का वैल्यू 0.5 लगाएंगे तो 0 से x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, या एक काम करो, t तो चलो छोड़ो, x को पुट करते हैं। 0 से 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू आप रखना अगर अलाउड है तो एक बार x की जगह 0.5 रख के, अगर आप x की जगह 0.5 रख देंगे तो आपका ये फंक्शन ऐसा दिखने लगेगा। देखिए कैसा, फॉर x इक्वल टू 0.5। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर ये समझ गए तो सवाल खत्म कर दूंगा बिल्कुल इसी लाइन। अगर x की वैल्यू में 0.5 लगा लूं तो gx का जो डेफिनेशन बनेगा उसको सुने आप लोग। तब g 0.5 लिख देता हूं ना, gx क्यों लिखूं फिर g पॉइंट। जब आप x की जगह लगा देंगे 0.5 तो ये बन जाएगा g 0.5, यानी 0.5 पर g का वैल्यू क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा मिनिमम ऑफ फंक्शन t, जहां t क्या होगा, 0 से 0.5 के बीच में कुछ भी हो सकता। ठीक है, अब एक बात बताया यार, अभी ये ग्राफ मैंने बगल में बनाया, इसको देख के बताओ कि 0 से 0.5 के बीच में जो ft है वो मिनिमम वैल्यू कब देगा ft मिनिमम वैल्यू। तो अभी तो हमने ग्राफ में देखा कि जैसे जैसे आप 0 से आगे को बढ़ते जाते हैं इसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। तो कॉमन सेंस की बात है कि 0 से 0.5 के बीच में जो ft है वो मिनिमम वैल्यू 0.5 पर ही, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है तो सबसे बड़ी वैल्यू पर ही सबसे ज्यादा गिरा हुआ होगा ना। तो यानी कि ft की जगह सीधे सीधे मुझे क्या लिख देना चाहिए, 0.5 वाली वैल्यू। तो यानी कि g 0.5 की वैल्यू आ गई f पॉइंट। कुछ समझे आप लोग बात को? एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 0 से 1 जब तक x की वैल्यू रहे तब तक ft की सबसे मिनिमम वैल्यू gx कहलाए। और t क्या है, t 0 से x के बीच में कुछ। अब मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि सर मैं x को 0.5 लगाना चाहता हूं। याद रखना, लगाना आपको 0 से 1 के बीच में ही है, क्योंकि अभी मैं पहली लाइन पे डिस्कस कर रहा हूं। तो आपने कहा मैं 0.5 लगाऊंगा, तो जैसे ही आपने 0.5 लगाया तो ये हो गया g 0.5 इक्वल टू मिनिमम ft, और t है 0 से 0.5 के बीच में, क्योंकि t 0 से x के बीच। और अभी हमने डिस्कस किया कि 0 से 0.5 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू हमको 0.5 पे मिलेगी, क्योंकि फंक्शन लगातार गिर रहा है। तो यानी कि मैं इस ft को लिख सकता हूं f.5। तो क्या प्रूफ हो गया बच्चों की g 0.5 ही f.5। अब आपने कहा साहब ऐसे ही अगर मुझे x की जगह 0.9 लगाने का मन किया तब आप क्या समझाएंगे?
तो जब आप x की जगह 0.9 लगाएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए g.9 इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ टी एंड t इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 0.9, क्योंकि x की वैल्यू जितनी भी होगी 0 और x की वैल्यू के बीच में t को रहना है। और अब आप लोग बताइए मुझे कि 0 से 0.9 के बीच में सबसे छोटा f आपको कब मिले? f का ग्राफ आपके मुंह के सामने बना रखे तो 0 पे इतना बड़ा, 1 पे इतना, 0.1, 0.2, 0.3 गिरता जा रहा है ना, तो 0.9 पे ही तो सबसे छोटा मिलेगा। तो ये जो मिनिमम एफ टी की वैल्यू होगी आप बताएं कि वो 0.9 पे ही मिलेगी आप। तो नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा g.9 बराबर f पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का कि पहली लाइन में जो इतना घुमा फिरा के फंक्शन को मिनिमम मिनिमम करके लिखा है, सीधे सीधे राइटर बोलना चाहता है कि gx fx ही है, gx fx ही है, कोई और नहीं है। कब? 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में gx का ग्राफ fx के ही जैसा, लेकिन 0 से 1 के बीच में, 0 से 2 के बीच में नहीं है, 0 से 1 के बीच में। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को बीच में 1 मान लूं, यहां पर 1 मान लूं, तो 0 से 1 के बीच में जो fx का डिजाइन है वही हमारे gx का डिजाइन। तो इतना टुकड़ा तो मैं यहीं से उठा लेता हूं। ध्यान दीजिए, एक ग्राफ और क्रिएट करता हूं। ये सवाल अभी तक के पेपरों में सबसे खूबसूरत सवाल दिखा है मुझे। एक पेपर जबकि हो चुका है पूरा और ये दूसरा पेपर डिस्कस है ना। अब सुनिए, अब ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक को तो आप बना दीजिए। पहले एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका 0 है, ये 1 है आपका, ये 2 है। तो 0 से 1 तक को तो ऐसा ही ग्राफ दे दीजिए आप। 1 पे कितनी वैल्यू आएगी एक बार निकाल लीजिए। जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 2/1 यानी 5/2। तो 1 पे इसकी वैल्यू दिखा भी देता हूँ ना, 5/2। ठीक, तो 0 से लेकर 1 जब तक x की वैल्यू रहेगी तब तक ये ग्राफ ऐसा बनेगा, रेड कलर का। एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर मार लीजिए, ऐसा रहे। 1 पे इसकी वैल्यू 5/2 आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है सुनिए, जैसे ही आप 1 को पार करेंगे बच्चों तो 1 से 2 के रेंज में ये एक लाइन बन जाए। 3/2 प्लस x तो एक लाइन है ना। आइए इसमें 1 लगा के देखते हैं। जब आप x की जगह 1 लगाएंगे तो 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 आएगा, नोट रखिएगा इस बात को। और जब आप 2 लगाएंगे सबसे बड़ी वैल्यू तो ये आ जाएगा 2 7/2 यानी अब 5/2 से 7/2 स्लोप पर एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। चलिए 1 पे इसकी वैल्यू 5/2 है और 2 पे वैल्यू दिखानी है 7। तो इसके आगे का ग्राफ देखने को तैयार हो जाइए। इसके आगे का ग्राफ है ये ऐसा। ठीक है, ये तो 0 से 2 के बीच में जो फंक्शन आपको दिया है ना f, उसकी मदद से जब gx का आप चित्र बनाओगे, अभी दो बातों को अपनी खोपड़ी में सेट कर लो भैया। पहले ये जो पूरा ग्राफ बना है ये fx का ग्राफ है, याद रख, और इसी fx से पैदा हुआ है ये gx का ग्राफ, जिसमें 0 से 1 तक का ग्राफ तो बिल्कुल fx की नकल है, लेकिन 1 के बाद ये ग्राफ एक लाइन में कन्वर्ट हो। अब इस ग्राफ को देख के, जैसा हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप किसको पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो जो है अपने बच्चों को भी क्या होता है, कहीं पर वो फंसते हैं तो उनको भी सपोर्ट मिल जाता है। इसीलिए इस हिसाब से नहीं बनाए जाते कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है। ये कंटिन्यूअस इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपने स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल जाता है फाइनली ना, इसीलिए क्रिएट करते हैं इसको। आप ध्यान से देखते रहें जो लोग देख रहे हैं। ये जो पहला पार्ट बना है ये एक पार्ट है 0 से 1 के लिए, दूसरा पार्ट है 1 से 2 के बीच में। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, देखो समझो। सवाल बोल रहा है कि इस कंडीशन को क्रिएट करके अब ऑप्शन पिकिंग क्वेश्चन, एक बार ये पूरा ही बता देता हूँ आपको ना। ये सवाल अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा टिपिकल सा सवाल, ये पहला ही आया है, यानी फर्स्ट पेपर में ऐसा कोई सवाल कंपैरेटिवली नहीं दिखा मुझे। सेकंड शिफ्ट का ये सवाल ठीक ठाक लगा। कंसीडर द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस एंड gx इज डिफाइंड बाय दिस, देन पहला ऑप्शन g इज नीदर कंटीन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। बिल्कुल गलत बात। ग्राफ को ध्यान से देखिए बच्चों, ये ग्राफ कहीं पर कटा हुआ दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यूटी तो बरकरार है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन रिजेक्ट किया जा सकता है जिसमें कंटिन्यूअस नहीं लिखा। g इज नीदर कंटीन्यूअस, गलत। g इज नॉट कंटीन्यूअस, गलत। g इज कंटीन्यूअस, g इज कंटीन्यूअस, तीसरे चौथे में दम है। आगे पढ़ते हैं। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, बिल्कुल सही बात लिखिए भैया, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा जाता है उससे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जाके कर्व पे स्लोप चेक करना पड़ता है। अब अगर मैं वो स्लोप आपको दिखाऊं तो जब ये कर्व था तब इसका टेंजेंट बनेगा ऐसे, और लाइन का टेंजेंट तो लाइन खुद होती है। तो बच्चों 1 पॉइंट पर जब लाइन और कर्व की मुलाकात हुई तो वहां कर्व अपना अलग टेंजेंट दे रहा है और लाइन अपना अलग टेंजेंट दे रही, माने एक ही पॉइंट पर स्लोप की 2 वैल्यू है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसको डिफरेंशिएबल नहीं। डिफरेंशिएबल कर्व वो होते हैं जो किसी भी पॉइंट पर एक सिंगल पॉइंट पर 2 स्लोप न दे, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन में ताकत दिखाई दे रही है। और चौथा है जी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, ये गलत हो, यानी इसका तीसरा सही है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
इसको फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन तो नहीं मानेंगे, कैलकुलेटिव है। वैसे बता दूं कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ना बिना कुछ लिखे भी हो जाते। इसमें थोड़ा सा इन्होंने जीएक्स को क्रिएट करते वक्त एक कैलकुलेशन बनाया था, उसकी वजह से थोड़ा अच्छा सवाल है ये। इसको मैं कैटेगरी दूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है, डिफरेंशियबिलिटी, और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, और फर्स्ट राउंड के लायक नहीं है। बाद में टाइम बचने पर इसे किया जाना चाहिए, पहले करेंगे अगर उलझ गए तो टाइम भी बर्बाद होगा और डिमोटिवेशन अलग आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को पहले एग्जाम के टाइम पे नहीं उठा सकते आप, थोड़ा टाइम बीत जाए, कुछ क्वेश्चन कर लें उसके बाद आप। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक आज करा दिया। इसके बाद कल शुरू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। 13 तक हम लोग पहुंच गए हैं शायद, 14th क्वेश्चन से कल डिस्कस। ठीक है ना, तो करते रहिए। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ उसको आप भी एक बार सॉल्व करके देखिए, और इस बात के लिए तैयार रहिए जो 300 क्वेश्चन रिलीज हुए हैं 10 पेपरों में, अगर उस सारे क्वेश्चन के पैटर्न को हम समझ करके उस पर डिस्कशन करके पढ़ाई करेंगे ना, तो अगले राउंड में भी आने वाले सवाल आपको इससे मैचिंग मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की पढ़ाई भी फायदा देती है जो बिल्कुल परीक्षा के बेस पे ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए तो कल इसी टाइम पे शुरू करेंगे अगला, इसके आगे का सवाल। बाय।